लोकसभा चुनाव के बाद से संविधान के नाम पर देश भर में लाल रंग की डायरी लेकर घूमने वाले राहुल गांधी को जब संविधान दिवस के मौके पर आमंत्रित किया गया, तब सामने पीएम नरेंद्र मोदी को देखकर वे कुछ नर्वस और कंफ्यूज हो गए। दरअसल मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश भी मौजूद थे। मंच पर सभी लोगों को मोमेंटो लॉन्च करने के लिए दिया गया। इस दौरान हरिवंश ने तमाम नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी को भी मोमेंटो दिया। राहुल गांधी के हाथ जैसे ही मोमेंटो आया, वे कंफ्यूज हो गए। वे मोमेंटो को उलट पुलट कर देखने लगे और इस दौरान सारे नेता मोमेंटो को सामने की ओर रखकर फोटो सेशंस करवा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी मोमेंटो को लॉन्च करने के तुरंत बाद अचानक अपनी कुर्सी पर बैठ गए, जबकि इस दौरान सभी नेता खड़े थे। जब राहुल गांधी को लगा कि अरे सारे के सारे लोग तो खड़े ही हैं, तो फिर वो नर्वस होकर अचानक उठ खड़े हुए। संविधान को लेकर राहुल गांधी की सियासत को ताजा महाराष्ट्र की जनता ने बुरी तरह से नकारा है और कांग्रेस महज 16 सीटों पर सिमट गई है और इन 16 में से 10 सीटें वैसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसके पहले इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये संविधान देश को मेधावी लोगों की देन है और इससे देश की विविधता को अभिव्यक्ति दी गई है। संविधान को इस मौके पर मैथिली और भोजपुरी भाषा में भी लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 75 सालों में हमारा देश विश्व बंधु के रूप में उभरा है। आज कृतज्ञ राष्ट्र अपने संविधान निर्माताओं को नमन करता है। हमने इस अवधि में काफी प्रगति की और अब तो महिला सशक्तिकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने महिला सांसदों के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जरूरी जन सुविधाओं पर फोकस किया और हमारे संविधान का यही उद्देश्य है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मिलकर सामान्य लोगों के हितों के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम सभी लोग एक साथ हैं और विविधता में एकता बनी हुई है। इस कार्यक्रम के दौरान पक्ष और विपक्ष एक दिखे। संविधान की मैथिली और संस्कृति प्रतियों के विमोचन के दौरान मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के साथ तो वहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे विपक्षी नेता भी मौजूद थे। इनके अलावा दोनों सदनों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स भी मंच पर थे। 75वें संविधान दिवस के अवसर पर खास टिकट और सिक्के भी जारी किए गए। संविधान दिवस के मौके पर सदनों की सामान्य कार्यवाही नहीं हो रही है, बल्कि दोनों का संयुक्त सत्र बुलाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी सदस्यों से संविधान की प्रस्तावना भी पढ़वाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में जब एमवीए को महायुति पर बढ़त मिली, तब न उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की याद आई और न संजय राउत को। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार मिली, उद्धव ठाकरे और संजय राउत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सिर पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ने लगे। अभिषेक मनु सिंघवी को भी इस बात का मलाल था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने शरद पवार के पक्ष में फैसला क्यों नहीं दिया। असल में देश की सियासत में ये एक चलन बन गया। कोई पार्टी या नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और जब फैसला उनके हक में नहीं होता तो वो फिर से पानी पी कर जज या कोर्ट को कोसने लगते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे के आरोपों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई एक पार्टी ये नहीं तय कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने बीते दिनों चंद्रचूड़ की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने महाराष्ट्र में दल बदल करने वाले नेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया था। राउत ने दावा किया कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं करके चंद्रचूड़ ने दल बदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी। पूर्व सीजेआई ने शिवसेना के आरोपों पर कहा कि मेरा जवाब बहुत सरल है। पूरे साल हमने कई मौलिक संवैधानिक मामलों पर सुनवाई की। हम 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों, 7 न्यायाधीशों के पीठ के निर्णयों और 5 जजेस की पीठ के फैसलों से निपटते रहे। ऐसे में क्या किसी एक पक्ष या व्यक्ति को ये तय करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? माफ कीजिए, यह अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा 20 वर्षों से कई मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि हमें जो समय दिया गया उसमें हमने 1 मिनट भी काम नहीं किया, तो ऐसी आलोचना जायज़ है। आप देखिए कि कई अहम संवैधानिक मामले 20 बरस से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट इन 20 साल पुराने मामलों को क्यों नहीं ले रहा है और कुछ हालिया मुद्दों पर सुनवाई क्यों कर रहा है? इस बीच अगर आप पुराने मामलों को लेते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपने इस विशेष केस को नहीं लिया। हमारे पास सीमित जनशक्ति है और न्यायाधीशों की निश्चित संख्या है। ऐसे में आपको संतुलन बनाना होता है। शिवसेना मामले में फैसले देर से लेने के आरोपों पर भी पूर्व सीजेआई ने कहा कि देखिए, यही समस्या है, असली दिक्कत यही है।
कि राजनीति का एक निश्चित वर्ग सोचता है कि अगर उनके एजेंडे का पालन करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। हमने चुनावी बॉन्ड पर फैसला लिया। क्या ये कोई कम महत्वपूर्ण मामला था? हमने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में फैसला सुनाया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत मदरसों को बंद करने का मुद्दा शामिल रहा। हमने व्यक्तियों के विकलांगता अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की। क्या ये कम जरूरी मामले थे? 2022 में अविभाजित शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के गुट ने एकनाथ शिंदे के साथ दल बदल करने वाले पार्टी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का दायित्व विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली राजनीतिक दल घोषित किया था। राउत ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले से तय थे। उन्होंने कहा कि अगर तत्कालीन पूर्व न्यायाधीश ने अयोग्यता याचिकाओं पर समय से फैसला कर लिया होता तो नतीजे अलग होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन हो गया। संविधान के नाम पर लाल डायरी बांटने की पोल खुल गई। अडानी का रोना सुपर फ्लॉप हो गया। जातीय जनगणना का तीर रास्ता भटक गया और हरियाणा के बाद कांग्रेस की महाराष्ट्र में दुर्गति हो गई। ऐसी दुर्गति जिसे कांग्रेस फिर नहीं कराना चाहेगी। 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के बाद महज 16 सीटों पर सिमट कर रह गई तो राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठ गए। टीएमसी ने सीधे सीधे राहुल गांधी को बेहद कमजोर नेता कह डाला और साथ में ये भी अब इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपा जाए। यही वजह है कि टीएमसी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले खड़गे द्वारा बुलाई गई इंडिया ब्लॉक की बैठक से ही किनारा कर लिया। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को अब न राहुल गांधी से कोई मतलब है और न कांग्रेस से। उसे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने की योजना तैयार की है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह मोहब्बत बांटते नहीं फिरेंगे। अब राहुल गांधी बैलेट मैन बनकर देश की यात्रा करेंगे। मतलब कि बैलेट से चुनाव कराए जाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे देश में अभियान चलाएंगे। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाए जाने का ऐलान किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। खड़गे ने कहा कि मैं एक बात कहूंगा कि पूरी शक्ति लगाकर ओबीसी, एससी, एसटी और कमजोर तबके के लोग जो वोट दे रहे हैं वो फिजूल जा रहा है। हमारा कहना है कि सब छोड़ दो और बैलेट पेपर से वोट की मांग हम करते हैं। उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वे वहां ले जाकर मशीनों को रख दें। हमारी एक ही डिमांड है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि वे कहां खड़े हैं। बैलेट पेपर से चुनाव फिर से देश बूथ लूट के युग में प्रवेश कर जाएगा। बूथ के लुटेरे सड़कों पर घूमेंगे, गोलियां चलेंगी, बम फोड़ेंगे। हालांकि ये मंशा कांग्रेस की पुरानी है, लेकिन एक नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खारिज कर चुकी है और इसलिए विपक्षी दल या कांग्रेस सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट तो जाने से रहे। ये बात कांग्रेस भी जानती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो पाना संभव नहीं। कांग्रेस का ये महज राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का बहाना है और INDIA ब्लॉक में शामिल दलों को बहलाना, ताकि इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के खिलाफ कोई आवाज न उठे। आखिर ये वही ईवीएम है जिसके सहारे ममता बनर्जी लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही है। असल में कांग्रेस की दिक्कत दूसरी है, वो बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में टिक नहीं पाती। उसे जीतने के लिए सहयोगी दलों की जरूरत होती है और अपनी इसी कमजोरी को कांग्रेस एक बार फिर से छिपाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसके लिए साथ आना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे देश में अभियान चलाएंगे। लेकिन टीएमसी ने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की हार के बाद राहुल गांधी को नेता मानने तक से इनकार कर दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी को एक कमजोर नेता बताया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा या महाराष्ट्र में इच्छानुसार नतीजे पाने में विफल रही। हमें कांग्रेस से बहुत उम्मीद थी, वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन तो है, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त न हो सका और परिणाम प्राप्त करने में कांग्रेस की ओर से बड़ी विफलता है। आज अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और इसे मजबूत बनाने के लिए एक नेता की जरूरत है। अब नेता कौन हो सकता है, यही मूल प्रश्न है। कांग्रेस ने यह कर दिखाया, सभी प्रयोग किए गए लेकिन वे विफल रहे। कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस के अहंकार त्यागने और मुख्यमंत्री को इंडिया ब्लॉक के चेहरे के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया और टीएमसी के लोकसभा में चीफ व्हिप बार बार हार के बावजूद कांग्रेस अपना अहंकार क्यों नहीं त्याग रही और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रही। केवल वही बीजेपी के लिए मौत की घंटी बजा सकती है।
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में करारी हार का डर जरूरत से ज्यादा सताने लगा है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से कहा, सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं लेकिन जीतेंगे तो हम ही। इसके बाद आतिशी मरलेना ने ठीक उसी अंदाज में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया जिस तरह से केजरीवाल ने 5 साल पहले अफवाह फैलाई थी और मामले में अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन मुकदमों से कोई फर्क कम से कम आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं पड़ता। इसी वजह से आतिशी मरलेना ने इस बात की अफवाह फैलानी शुरू कर दी। दिल्ली में अफसरों को आम आदमी पार्टी के वोटर्स के नाम पर वोटर लिस्ट से काटने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा लिस्ट सौंपी गई। उन्होंने कहा कि एक डीएम ने अपने तहत आने वाले हर विधानसभा में 20,000 वोटर्स का नाम काटने को कहा। आतिशी ने कहा कि उन्हें कई बीएलओ ने यह जानकारी दी है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रही है। आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव को गलत तरीके से जीतने के प्रयास में केंद्र सरकार लोकतंत्र का हनन करने के लिए तैयार है। बहुत बड़े स्तर पर सरकारी तंत्र के माध्यम से सरकार दिल्ली वालों के वोट को काटने का काम शुरू कर रही है। ये सिस्टमैटिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसका पहला कदम 28 अक्टूबर को दिल्ली में 29 एसडीएम्स के ट्रांसफर से आदेश जो कि केंद्र सरकार और एलजी के हाथ में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तबादले के बाद अफसरों को बड़े स्तर पर वोट काटने के आदेश दिए गए। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई बीएलओ ने संपर्क करके उन्हें बताया कि वोट काटने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आतिशी ने कहा कि एक डीएम जिनके क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं, उसने अपने हर असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को 20,000 वोटर्स की लिस्ट दी है और नाम काटने का जो आदेश है, उन्होंने कहा कि ये लिस्ट केंद्र सरकार ने पार्टी के माध्यम से एकत्रित की है। जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एसडीएम ने अपने सभी बीएलओ को कहा कि केंद्र सरकार पार्टी के माध्यम से वोटर लिस्ट देगी। जो वोटर आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनके नाम दिए जाएंगे, बीएलओ को उनके नाम काटने हैं। उन्हें यह भी कहा गया कि कोई नया वोट नहीं बनवाना है। ये आदेश सरकारी तंत्र की ओर से बीएलओ को दिए गए क्योंकि भाजपा को पता है कि वो चुनाव हार रही है। केंद्र सरकार के गलत इस्तेमाल के अलावा उनके पास चुनाव जीतने का कोई रास्ता नहीं। आतिशी ने कहा, मैं दिल्ली के सभी एसडीएम, एडीएम, एईआरओ, बीएलओ से कहना चाहती हूं कि मुझे पता है कि आपको डराया जा रहा है। आपका करियर केंद्र सरकार के हाथ में है। बात नहीं मानी तो तलवार गिर जाएगी। लेकिन मैं आपसे अपील करती हूं, कोई भी अफसर आपको गलत तरीके से वोट काटने के लिए कहे, आपको नए वोट बनवाने से मना करे, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग कर लें और मुझे भेजें। उन अफसरों पर हम एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उद्धव ठाकरे के लिए एमवीए में बने रहना मुश्किल हो गया है। वजह यह कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी अपनी हार का ठीकरा शिवसेना यूबीटी के सिर फोड़ने लगी है। ऐसे में एमवीए में उद्धव ठाकरे को रह पाना अब मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस के प्रभारी रहे जी परमेश्वर ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि शिवसेना यूबीटी के वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुए। यही आरोप शरद पवार की पार्टी का है। चुनाव में एमवीए इस कदर बिखरी कि तीनों पार्टियां मिलकर 50 सीटें नहीं जीत पाईं। ऐसे में सवाल उठने लगा कि कांग्रेस और शरद पवार की उद्धव ठाकरे से दोस्ती का अंत तो नहीं हो जाएगा। महाराष्ट्र के नतीजों ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। तो साथ ही कांग्रेस के साथ शिवसेना यूबीटी का रिश्ता कितने दिन तक कायम रहेगा, क्योंकि दोनों का बेमेल गठबंधन रहा। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस एक दूसरे के वैचारिक विरोधी रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले 2019 में मुख्यमंत्री की कुर्सी ने दोनों को एक साथ ला दिया था। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन 2019 का चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते बीजेपी से दोस्ती खत्म कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही नेताओं को बेहद कमजोर स्थिति में ला दिया है। महाराष्ट्र चुनावी नतीजों ने महाविकास अघाड़ी की अंदरूनी कमजोरियों को उजागर करने के साथ वैचारिक स्तर पर बेमेल तालमेल काम नहीं आ सका। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मामला आखिरी तक उलझा रहा। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस की वैचारिक स्तर पर विरोध होने के चलते भी कोई स्पष्ट रणनीति पेश नहीं हो सकी। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव सेट कर हिंदुत्व की राजनीति को धार दी और कांग्रेस के साथ रहने का खामियाजा शिवसेना यूबीटी को भी उठाना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी मुस्लिम वोटों को साधने में लगे रहे। उद्धव गुट पहले की तरह हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक तरीके से नहीं उतर सके, इसलिए उद्धव खेमा भी अब इस बात पर सोचने लगा है कि 2019 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना उनके लिए चुनाव में महंगा पड़ गया। बीजेपी ने वोट जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दे को आक्रामक तरीके से सेट, जबकि उसके जवाब में राहुल गांधी जातीय जनगणना, आरक्षण लिमिट को खत्म कर उसे बढ़ाने का मुद्दा उठाते रहे।
उद्धव खेमा इन दोनों ही मुद्दों पर अलग राय रखता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी में सिर फुटौल शुरू हो गई। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी रहे जी परमेश्वर ने हार का ठीकरा गठबंधन सहयोगियों के सिर फोड़ा। परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस ने कई सीटों पर शिवसेना यूबीटी का पूरा समर्थन नहीं हासिल किया। एनसीपी शरद पवार गुट के साथ भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम गठबंधन में होते हैं तो शिवसेना के उम्मीदवारों का समर्थन करना होता है और शिवसेना को हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए। यही समस्या शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुई और इस तरह से कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जिससे साफ जाहिर है कि दोनों ही दोस्त अब टूटने की कगार पर हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना 1996 से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते आए तो कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़ते रहे। शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी का गठन करने के बाद शरद पवार की राजनीति कांग्रेस की ही रही। उद्धव ठाकरे लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे और हिंदुत्व की राजनीति करते रहे। ऐसे में उनके लिए कांग्रेस के साथ तालमेल बनाकर चलना अब उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किल हो गया है। आरएसएस से लेकर सावरकर तक राहुल गांधी के आक्रामक तेवर पर उद्धव गुट कश्मकश की स्थिति में पड़ जाता था। इसलिए माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के साथ एमवीए का दी एंड हो गया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपनी करारी हार के बाद अब तक उद्धव ठाकरे और शरद पवार इसे पचा नहीं पाए। वे ये मानने को तैयार नहीं कि महायुति की इतनी बड़ी जीत उसे कैसे मिल गई। ऐसे में सबके निशाने पर ईवीएम है। संजय राउत ने तो उसी वक्त ईवीएम पर सवाल उठा दिए थे जब वोटों की गिनती की जा रही थी, लेकिन शरद पवार अब ईवीएम पर बेहद नाराज हैं। शरद पवार की एनसीपी के सीनियर नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि हम अपनी हार के लिए कोई एक कारण नहीं मान सकते। यही नहीं, आव्हाड ने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि लड़की बहन योजना का इतना असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई एक कारण सामने नहीं आ रहा। चुनाव के बाद कुछ बदला नहीं था। बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ। लड़की बहन योजना का कोई इतना असर तो नहीं होता। जैसे चंद्रपुर की सीट आप देखेंगे तो वो हमने 2,40,000 के अंतर से जीती थी। अब आप सोचिए देखिए कि 2,40,000 तो गए ही, उसके ऊपर 1 लाख वोट और कैसे चले गए। ऐसा हो नहीं सकता। यहां तक कि जीते हुए विधायकों ने भी कहा कि साहब हम जीत कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो सकता है। अभी कई गांव खड़े हुए हैं। वहां के लोगों का कहना है कि जब हमने वोट ही नहीं दिया तो आए कहां से। आव्हाड ने कहा कि एक परिवार में 32 वोट हैं। उन सभी लोगों ने अपने घर के कैंडिडेट को वोट दिया, फिर भी उसे 0 वोट दिखाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले संजय राउत ने मांग उठाई कि दोबारा चुनाव होने चाहिए और वोटिंग बैलेट पेपर से कराई जाए। राउत ने कहा कि ईवीएम को लेकर हमें करीब 450 शिकायतें मिली। बार बार आपत्ति जताए जाने के बावजूद इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए। इसलिए मेरी मांग है कि नतीजों को रद्द किया जाए और दोबारा चुनाव मतपत्रों के जरिए करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि नासिक में एक उम्मीदवार को कथित तौर पर केवल 4 वोट मिले, जबकि उसके परिवार के 65 वोट थे। उन्होंने कहा कि डोंबिवली में ईवीएम की गिनती में विसंगतियां पाई गईं और चुनावी अधिकारियों ने आपत्तियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शिवसेना यूबीटी के नेता कुछ उम्मीदवारों की भारी जीत की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया जो उन्होंने 1.5 लाख से अधिक वोट हासिल कर लिए। यहां तक कि हाल ही में पार्टी बदलने वाले नेता भी विधायक बन गए। इससे संदेह पैदा होता है। पहली बार शरद पवार ने ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असल में संजय राउत अपनी करारी हार से ज्यादा इस बात से नाराज है कि आखिर एकनाथ शिंदे 1.5 लाख वोट से कैसे जीत गए।